Hey, good morning, everybody. Welcome to all of you. So, today I'm talking about IPC basics and chapter 1 of IPC, that is Indian Penal Code. Section 1 to 5 comes in chapter 1. So, the first law commission was appointed in 1834 with Lord Macaulay. जो आईपीसी की ड्राफ्टिंग की थी वो लॉर्ड मैकाले ने की थी। 1860 का एक्ट है ये आईपीसी। लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी को बनाया था। एक पहली जो लॉ कमीशन थी वो 1834 में बैठी थी लॉर्ड मैकाले के साथ, और उसके चेयरमैन जो थे वो लॉर्ड मैकाले ही थे। देन बिल पास हुआ था 6 अक्टूबर 2000 1860 में, एंड ये लागू हुआ था, इनेक्टमेंट हुआ था इसका 1 जनवरी 1862 से। बिल इन्होंने पास किया था 6 अक्टूबर 1860 में, एंड उसको लागू किया गया था देश में 1 जनवरी 1862 से। इसमें टोटल सेक्शन 511 है एंड चैप्टर है 23। कितने चैप्टर हैं? 23। So, firstly, come about introduction of IPC. The first law commission was appointed in 1834 with Lord Macaulay as its chairman. पहली कमीशन लॉ कमीशन बैठी थी 1834 में लॉर्ड मैकाले के साथ, जो कि इसके चेयरमैन थे। सर श्री मैक्लियॉड, एंडरसन एंड मिलेट वर द अदर मेंबर्स ऑफ द कमीशन। सर श्री मैक्लियॉड, एंडरसन और मिलेट जो कि इसके अन्य मेंबर थे कमीशन के। The commission prepared a draft which was submitted to the governor. कमीशन ने एक ड्राफ्ट बनाया, सबमिट किया गवर्नर को, जनरल ऑफ इंडिया को, इन काउंसिल ऑन अक्टूबर 14 1837। 14 अक्टूबर 1837 को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को इन्होंने काउंसिल में ड्राफ्ट सबमिट किया। द ड्राफ्ट वाज रिवाइज्ड बाय सर बर्नीज पिकॉक, सर J.W. कॉलविल। उस ड्राफ्ट को रिवाइज किया सर बर्नीस पिकॉक ने, सर J.W. कॉलविल ने। द ड्राफ्टिंग वाज कंप्लीटेड इन 1850। जो रिवाइजिंग ड्राफ्टिंग थी वो कंप्लीट हुई थी 1850 में, एंड इट वाज प्रेजेंटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1856, जो कि प्रेजेंट की गई लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1856 में। द बिल वाज पास्ड ऑन अक्टूबर 6 1860। 6 अक्टूबर 1860 को बिल पास किया गया and it received the assent of the governor general on the same date. जो गवर्नर जनरल थे उनकी सेम डेट को ही 6 अक्टूबर 1860 को ही उनकी परमिशन भी मिल गई, असेंट मिल गई। द कोड केम इनटू ऑपरेशन ऑन 1 जनवरी 1862 एंड ये कोड, इंडियन पिनल कोड जो है वो लागू हुआ, भारतीय दंड संहिता लागू हुआ 1862 1 जनवरी को। ये ऑपरेशन में तभी से आया। आईपीसी इज एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया। आईपीसी जो है इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, वो पूरे भारत पर लागू होती है। एंड 31 अक्टूबर 2000 ये पूरे भारत पर लागू होती है, एंड जो अब ये जम्मू कश्मीर पर भी लागू होती है धारा 370 हटने के बाद से। देन बेसिक टर्म्स, लेट्स टॉक अबाउट बेसिक टर्म्स ऑफ IPC, that is a crime. What is a crime? फर्स्टली कम अबाउट इन माइंड, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है आईपीसी का नाम सुनते ही कि क्राइम क्या होता है, अपराध क्या होता है, अपराध की श्रेणी में क्या क्या आता है, एंड इट्स इसेंशियल एलिमेंट्स, कि अपराध में क्या क्या ऐसे आवश्यक तत्व होने चाहिए जो बताते हों कि ये अपराध की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा। सो क्राइम की डेफिनेशन एक दी गई है कि एन एक्ट पनिशेबल बाय लॉ, जो कि एक्ट कानूनी रूप से पनिशेबल है, एज फॉरबिडन बाय स्टैच्यू और इंजरीज टू द पब्लिक वेलफेयर, वो क्राइम है। ऐसा एक्ट, ऐसा कार्य जो लॉ में पनिशेबल है एंड पब्लिक वेलफेयर में इंजरी, लोगों को इंजरी पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है, वो अपराध की श्रेणी में आएगा, वो अपराध है। देन टॉक अबाउट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम।
क्राइम के आवश्यक तत्व क्या-क्या होते हैं? क्राइम क्राइम के अपराध के आवश्यक तत्व मेनली 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला तत्व है मानव, ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले इसमें एक मानव होना चाहिए। जो अपराध है वो मानव द्वारा किया जाना चाहिए। ये नहीं कि कोई जानवर किसी की हत्या कर रहा है तो उसको सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है, तो अपराध एक मानव द्वारा किया जाना चाहिए। जानवरों को कोई सज़ा नहीं मिलेगी। दूसरा है इसमें मेंस रिया, एन एविल इंटेंट ऑन द पार्ट ऑफ सच अ ह्यूमन बीइंग। जो मानव अपराध कर रहा है उसका मन भी अपराधी होना चाहिए। बिना अपराधी मन के कोई अपराध कारित नहीं होता है। उसके मन में पहले अपराधी विचार आने चाहिए, क्योंकि कोई भी अपराध धोखे से होता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसलिए मानव का अपराधी मन भी होना चाहिए, मेंस रिया उसकी इंटेंशन होनी चाहिए, एंड दैट इज अ मेन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। जो धोखे से हुआ, गलती से हुआ, वो अपराध नहीं होगा, इसलिए उसकी इंटेंशन भी देखी जाती है। उसका इंटेंशन इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्राइम, उसका इंटेंशन होना चाहिए। देन थर्ड essential elements is a actus reus, an act omitted or committed in furtherance of such an intent। कार्य, अपराध के लिए कोई कार्य कारित होना चाहिए इंटेंट मन से, मतलब उसकी इंटेंशन से कोई कार्य कारित होना चाहिए। चौथा पॉइंट है, आवश्यक तत्व है इंजरी, क्षति, एन इंजरी टू अनदर ह्यूमन बीइंग और टू सोसाइटी एट लार्ज बाय सच एक्ट। इसमें एक मानव द्वारा दूसरे मानव को क्षति पहुंचाई गई हो। पहला हो गया मानव, दूसरा मेंस रिया उसका इंटेंशन, मन अपराधी होना चाहिए, तीसरा एक्टस रियस कार्य होना चाहिए, चौथा क्षति होनी चाहिए। इसमें जब क्षति होगी तभी वो अपराध बनेगा। क्षति जान की भी हो सकती है, इंसान को भी हो सकती है, उसकी संपत्ति की भी हो सकती है, वो सब अपराध होगा, क्राइम होगा। इट मीन्स द एक्ट itself does not make a man, that is a simple basic notes of IPC। एंड एक कहावत जो है, एक लीगल मैगजीन, दैट इज अ फेमस ऑफ एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंसेट्रिया। ये एक बहुत ही फेमस लीगल मैगजीन है एक अपराध के लिए। दैट इज अ actus non faciendi nisi mens setria। It means the act itself does not make a man guilty unless his intention were so। इसका मतलब है जब तक अपराधी का मन अपराधी नहीं होता वो अपराधी नहीं होता। उसके लिए उसका मन अपराधी होना चाहिए। एंड कुछ केस लॉज हैं जो कि मेंस रिया को बताते हैं, दर्शाते हैं। दैट इज आर वर्सेस प्रिंस। आर वर्सेस प्रिंस का केस है। आर वर्सेस प्रिंस का केस है जो कि 1875 में हुआ था। देन क्वीन वर्सेस टाल्सन का केस है, 1889 में हुआ था। देन रंजीत डी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1965। देन आर वर्सेस हिजिन्स, 1730। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस है ये, प्रतिनिधि दायित्व का। मेंसरिया इन आईपीसी। आईपीसी में मेंसरिया कहाँ-कहाँ बताई गई है? डिसऑनेस्टली सेक्शन 24 में दर्शाई गई है, फ्रॉडेंटली सेक्शन 25 में, रीजन टू बिलीव सेक्शन 26 में, वॉलंटरली सेक्शन 39 में। सो these are basics of अपराध और इंडियन पिनल कोड की स्टार्टिंग कब से कैसे हुई, ये सब वो था। So let's talk about chapter 1 of IPC। That is a section 1 to 5 in chapter 1, and that is a chapter related to introduction of IPC। So first section
सेक्शन 1 प्रिएम्बल के बारे में बताता है। हमारे भारतीय दंड संहिता की प्रिएम्बल उद्देशिका क्या है? उद्देशिका यही है कि इसका नाम जो है इंडियन पीनल कोड 1860 है, भारतीय दंड संहिता 1860। एप्लीकेबिलिटी, इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो पूरे भारत पर है, संपूर्ण भारत पर। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू एंड कश्मीर पर भी ये लागू होगा। सेक्शन 2 क्या कहता है? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। सेक्शन 2 बताता है कि पनिशमेंट जो है अपराधी को जभी सजा मिलेगी जब वो इंडिया में होगा। इंडिया से बाहर के अपराधों पर उसको सजा नहीं मिलेगी। राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड इसमें बताया गया है। इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो है एवरी पर्सन, प्रत्येक पर्सन को इसमें सजा मिलेगी। दैट इज हाईलाइटेड पॉइंट। एवरी पर्सन shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India. इसमें प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगी अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कंट्रेरी, जो इस कोड में आता है एक्ट और नहीं भी आता। देन गिल्टी विद इन इंडिया, वो इंडिया में ही गिल्टी होना चाहिए। देन पनिशेबल, उसका जो कार्य है वो पनिशेबल भी होना चाहिए, पनिशमेंट होना चाहिए उसके लिए। Then let's talk about section 3 of the IPC, that is punishment of offense committed beyond but which by law may be tried within India. Any person liable by any Indian law to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India, the same manner as if such act had been committed within India. So, an offence committed beyond India, जो अपराध इंडिया में हुआ हो या shall be dealt with according to the provisions of this code, इस कोड के अंतर्गत आता हो। इसमें विचार किया गया है राज्य क्षेत्रातीत भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। भारत से परे किए गए अपराध के लिए कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। So an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this code. Any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India. Like example, any फिजिकल रिलेशन बनाए एक फॉरेनर्स की वाइफ से एंड ये कार्य जो है इंडिया में ही हुआ है तो ये पनिशेबल है आर्टिकल 245 क्लॉज 2 में एंड सीआरपीसी के सेक्शन 187 और 188 में इसकी प्रोसीडिंग्स होंगी। क्योंकि ये फॉरेनर्स की वाइफ से हुआ है बट का अपराध कहाँ हुआ है? इंडिया में। इसमें ऐसा कार्य पर विचारण किया जाएगा जो कि भारत के भीतर हुआ है या भारत से बाहर हुआ है, परंतु भारत विधि के अनुसार विचारणीय अपराध है, इसलिए इसके अपराध पे भारत में सजा मिल जाएगी। देन सेक्शन 4 एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। इस संहिता के उपबंध भारत के बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर चाहे वे कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। कोई व्यक्ति किसी स्थान में भारत के बाहर और परे कोई अपराध भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए कारित करता है। स्पष्टीकरण, इस धारा में शब्द अपराध में ऐसा प्रत्येक अपराध सम्मिलित है
जो भारत से बाहर किया गया है, जो यदि भारत में किया जाता तो संहिता के अंतर्गत दंडनीय होगा। अभिव्यक्ति कंप्यूटर साधन का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की अवधारा 1 के खंड 6 में दिया गया है। So, any citizen of India in any place without and beyond India, कोई भी नागरिक इंडिया का कहीं भी अपराध कारित करता है, इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी, ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, किसी जहाज पर या विमान पर जो कि भारत में रजिस्टर्ड है, टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया, किसी कंप्यूटर के रिसोर्स को टारगेट करते हुए जो कि भारत में स्थित है, ऐसे पनिशेबल होंगे, इंडिया में दंडनीय होंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ए जो एक भारत का नागरिक है, कमिट्स अ मर्डर इन उगांडा, एक मर्डर हत्या कारित करता है उगांडा में, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया, वो कहीं भी इस हत्या के लिए पनिशेबल हो सकता है इंडिया में किसी भी स्थान पर, विच ही मे बी फाउंड, जहां भी वो पाया जाता है, जहां भी उसने, एक भारत का नागरिक है वो, इसलिए वो पनिशेबल इंडिया में है, और जो वो उगांडा में एक हत्या कारित करता है और जहां भी वो पाया जाता है वहां भी वो उस हत्या के लिए पनिशेबल हो सकता है। देन लेट्स कम अबाउट सेक्शन 5. So that is certain laws not to be affected by this act. कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। इस अधिनियम में की कोई भी बात भारत सरकार के सेवा ऑफिसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभिषेक को दंडित करने वाली किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। Certain laws not to be affected by this act in the service of government of India, वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्विस में कोई प्रभाव नहीं डालेगी। सोल्डियर्स, सेलर्स, एयरमैन को, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को, द प्रोविजन और एनी स्पेशल और लॉफुल लॉ, किसी विशेष विधि के उपबंधों, shall not affect the provision of any act, इन तीनों पॉइंट्स पर अफेक्ट नहीं डालेगी, इन तीनों पॉइंट्स पर अफेक्ट नहीं डालेगी कोई भी इस अधिनियम की बात, क्योंकि उनके लिए अलग से बायलॉज होते हैं, इसलिए। So these are the basics and chapter 1 of IPC, and thank you and have a nice day, and जुड़े रहिए IPC की अन्य वीडियो के लिए। चुप जा।